दिल्ली विश्वविद्यालय में एसी और ईसी के चुनाव 9 फरवरी को होने हैं और हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर सीमा जी से, जो कि ईसी की उम्मीदवार हैं एडीटीएफ की तरफ से। मैम, आपको बहुत शुभकामनाएं। और मैम, आप ईसी की 2 साल से सदस्य भी रही हैं, तो ईसी में रहते हुए आपने कौन से मुद्दे जो हैं उठाए हैं और टीचर्स हित के लिए? पहले तो सबसे पहले धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपने मुझे मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से मैं अपनी बात कर सकूं अपनी टीचिंग समुदाय को। तो देखिए, 2 साल तो बहुत बड़ा साल होता है, बहुत बड़ा समय होता है, टाइम स्पैन होता है। उसमें कुछ तो कांस्टेंट मुद्दे हैं जो कि अभी भी बरकरार हैं, तो वो तो हमने उठाए, और कुछ जो उस सिचुएशनल मुद्दे होते हैं उसको भी हम इसी में लाए हैं और रिजॉल्व कराने की कोशिश किया है। सबसे जो कि कांस्टेंट और अभी तक वो बना हुआ है, उस पे हमें काम करने की और भी ज़रूरत है यूनाइटेड होके। एक तो है कि एडहॉक टीचर्स की समस्या। एडहॉक टीचर्स की बहुत सारी समस्याएं हैं। जब मैं इसी में पिछली बार कैंपेनिंग कर रही थी, तो सबसे बड़ा मुझे जो एक समुदाय महिला टीचिंग एडहॉक टीचर्स की समुदाय जो से मिलती थी, तो उनको काफ़ी उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस समय रहता था कि वो बहुत ही इनह्यूमन जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट मिलता था, उनको जो चॉइस करना पड़ता था मदरहुड और जॉब के बीच में, और जिस तरह से वो अपनी स्टोरीज़ बताती थी और अपने इनह्यूमन एक्सपीरियंस बताते थे कि कैसे सिजेरियन ऑपरेशन के अगले दिन ही उन्हें जॉब ज्वाइन करना पड़ता था, नहीं तो उनको जॉब से छुट्टी मिल जाती थी। तो ये सोच के मैंने सबसे पहला तो किया कि देखिए, भारत सरकार ने भी कई सालों से दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल वुमेन टीचर्स को भी, कॉन्ट्रैक्चुअल वुमेन वर्कर्स को सब जगह मैटरनिटी लीव मिलता था, लेकिन हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रबुद्ध टीचर्स हैं, महिला टीचर, उनको नहीं मिलता था। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से परसू किया। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने पहली बार ये डिमांड उठाया, लेकिन हाँ, मैंने उसको इस तरह से फोकस होकर परसू किया कि वो 5-6 मीटिंग में वो उठाने से और उसको परसू करने से आज सारे एडहॉक महिला शिक्षकों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने मैटरनिटी लीव ले सकें। मैं इसे अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ, जिस कॉन्स्ट्रेंट में हम इसी में काम करते हैं, और हम इसको हमने इसको क्लिंच किया। दूसरा जो और एडहॉक टीचर्स के साथ और भी समस्याएं हैं, जैसे कि उनको मेडिकल लीव नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो उनका परमानेंट होने का था। परमानेंट होने का हमारा अप्रोच, एडीटीए का हमारा अप्रोच है, 2016 से हम लोगों ने सपोर्ट किया है एब्जॉर्प्शन के डिमांड को। एब्जॉर्प्शन के लिए हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में दिखाया है, बताया है कि पहले भी 13A और B के तहत किस तरह से एब्जॉर्प्शन हुआ था, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन कमेटी भी बैठी थी पिछले इसी में। उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू किया, लेकिन किसी कारणवश एब्जॉर्प्शन पे कमेटी नहीं बनने दिया गया। इसके लिए एक कारण तो मैं मानती हूँ कि यहाँ पे यूनिटी की कमी रही है, शिक्षक यूनिटी की कमी रही है, मेरी समझ से, और इसके कारण ये अभी आगे नहीं बढ़ पाया है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ एटलीस्ट फैसिलिटेट तो कर ही सकता है, मेरी समझ से। आज के दिन भी वो फैसिलिटेट कर सकता है, एब्जॉर्प्शन के दिन नहीं कर सके, रेगुलेशन के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू ही हो, लेकिन फैसिलिटेटर के तौर पे यदि ये स्टैट्यूटरी बॉडी करे तो काफ़ी हद तक हम इसको क्लिंच कर पाएंगे। देखिए, फिर एब्जॉर्प्शन को कराना डूटा के नेतृत्व की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, शिक्षक एकता की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हमने इसे स्टैट्यूटरी बॉडी में उठाया, इसको डिमांड किया, और इसके लिए हम बाहर में भी प्रयास करते रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के दिन में 28 कॉलेज में के शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली गवर्नमेंट की फंडेड 28 कॉलेज में के टीचर्स, एडहॉक टीचर्स जो वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए इन्होंने अपील की है वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम है। और इस दिशा में आज 28 कॉलेज नहीं, हम तो सब कॉलेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में जो हमारे एडहॉक शिक्षक पढ़ा रहे हैं और बहुत बुरी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट को झेल रहे हैं,
80% जो डिस्प्लेसमेंट वर्किंग एड हॉक टीचर जो है, इतने गोल्ड मेडल मिलने के बाद इतने साल 27 साल तक पढ़ाने के, क्योंकि कई टीचर 27 साल तक पढ़ाए हुए हैं और उनका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इनका मुझे एक ही एंटीडोट लगता है, ये है कि जहाँ पढ़ा रहे हैं उनका परमानेंट हो, उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन के लिए हम हमेशा से स्टैट्यूटरी बॉडी में वेल में जाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, एटलीस्ट फैसिलिटेट करें हमें स्टैट्यूटरी बॉडी, सो दैट कि इसको हम रियलिटी बनाएं और एक आंदोलन करने की ज़रूरत है। मैम, एक तरफ आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक लेटर लिखा है 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी जिनकी है तो अपॉइंटमेंट का अधिकार भी, और कहिए कि वहाँ के टीचरों की जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। दूसरी तरफ महाराजा अग्रसेन कॉलेज के पास वहाँ के टीचरों ने जूता पॉलिश करके जो है विरोध जताया है कि उनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही हैं आपको कि एक तरफ सरकार जो है टीचरों के हित में चिट्ठी लिख रही है, दूसरी तरफ सैलरी बंद है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सैलरी इशू जो है वो इसको आप थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि हायर एजुकेशन में जो फंड कट हुआ है आज से 4-5 साल पहले, हायर एजुकेशन में 55% जो है वो बजट में कट हुआ है, फाइनेंस फंड कट हुआ है। तो उसका उस समय से हम लोग कह रहे थे कि देखिए आप उसका प्रभाव कॉलेजेस में पड़ेगा, और आज हम उसको झेल रहे हैं। हम 4 साल पहले बोल रहे थे और आज जो है उसको हम देख रहे हैं। ये 12 कॉलेजेस जो दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं उस पर भी मैं आऊँगी। और दूसरी बात ये है कि आज ये दशा है कि हम जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी मेंटेन्ड कॉलेजेस में भी सैलरी नहीं मिल रही है। एरियर की बात कहें तो कहीं भी नहीं मिल रही है, बहुत इक्के दुक्के कॉलेज छोड़ के एरियर्स नहीं मिल रहे, प्रमोशन हुए एरियर्स नहीं मिल रहे हैं। और ट्रस्ट कॉलेजेस कहिए, वहाँ भी ये प्रॉब्लम है, फंड की प्रॉब्लम है। 12 कॉलेजेस में जो समस्याएं थी उसको उस पर NDTF जो है वो के नेतृत्व में अभी डूटा है, इसलिए मैं कह रही हूँ डूटा ने जो भी किया आज तक, हाँ, जो भी एक्शन प्रोग्राम किया उसमें हम लोग उस प्रेशराइज़ किए दिल्ली सरकार को। और अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है और वो कुछ दिन पहले एक डायरेक्टिव दिया है इन्होंने, अब तो रेगुलराइज हो गया है, उसको तो हमने क्लिंच कर लिया है, अब तो ये समस्या नहीं आएगी। और दिल्ली 12 जो दिल्ली गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें अब ये समस्याएं क्लिंच हो गई हैं, अब तो सैलरी की समस्या उसमें। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये समस्याएं दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, ट्रस्ट कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेंटेन कॉलेजेस हैं, वहाँ भी ये समस्याएं आ रही हैं। गार्गी कॉलेज हो, जाकिर हुसैन कॉलेज हो, दयाल सिंह कॉलेज हो, देशबंधु कॉलेज हो, और आने वाले समय में आप देखिएगा एक के बाद एक कॉलेज। ये सब बेसिकली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है उसको भी आप देखिए, हायर एजुकेशन में कैसे वो फंड कट कर रहे हैं। तो ये एक जनरल आपका है कि सेल्फ फाइनेंसिंग मोड की तरफ सब बढ़ाया जा रहा है, तो इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। और इसको माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों लेवल पे इस पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो जाए। ये केवल दिल्ली सरकार ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना चाहिए। दिल्ली सरकार ने तो अभी डायरेक्टिव दे ही दिया है, 2 दिन पहले उन्होंने ये हमें एश्योरेंस दिया है कि टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे फंड रिलीज़ किया जाएगा, जो भी कुछ रह गया तो आकलन किया जाएगा और बजट में फिर से ध्यान दिया जाएगा, फिर से रिवाइज़ किया जाएगा, जिससे ये समस्याएं आने वाले समय में, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 12 कॉलेजेस की जो सैलरी की समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी। सैलरी और दूसरी फाइनेंशियल चीज़ ये भी समस्या, जैसे एरियर हुआ, LTC हुआ, मेडिकल बिल हुआ, और आशा करती हूँ कि दूसरे तरह के कॉलेजेस में भी जो कि UGC फंडेड कॉलेजेस हैं उनमें भी ये समस्याएं, सैलरी की समस्याओं को सुलझाया जाए। ज़्यादातर दिल्ली कॉलेज के मतलब दिल्ली सरकार के अधीन जो कॉलेज हैं उनमें परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, उनको लेकर के जो है बहुत मतलब कहिए सक्रियता भी नहीं दिखाई पड़ रही है वहाँ पर। इस वजह से अपॉइंटमेंट रुके हुए हैं। हालांकि सरकार ने चिट्ठी लिख दी है, लेकिन कितना कारगर होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं भी स्टैट्यूट में लिखा हुआ नहीं है कि यदि परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। वो जो स्टैट्यूट में हम देखें तो वो एक्टिंग प्रिंसिपल हो, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल हो, इसी की बात करते हैं। और इसीलिए ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को जो रोका गया है,
इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसको रेक्टिफाई करना चाहिए और अलाउ करना चाहिए। इनका रोकना ही मेरी समझ से गलत है। तो मैम वहाँ पर विज्ञापन भी नहीं आ रहे हैं दिल्ली नहीं, बहुत सरकार सारे कॉलेजेस में देखिए इस तरह से प्रेशराइज किया गया है कि कॉलेजेस में विज्ञापन आ गए हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेज, सारे कॉलेजेस में मुझे लगता है कि विज्ञापन आ गए हैं। और क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये समझिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है परमानेंट प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट। आपने अग्रसेन में देखा ही है, अग्रसेन में जो क्यों नहीं हुआ? अग्रसेन का हमें एक केस स्टडी के बारे में बताएं, आप उसको पढ़िए, क्यों नहीं हो रहा है? इसमें एक्स्ट्रा जो लीगली परमिसिबल और फैक्टर्स हैं, उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा लीगल फैक्टर्स भी इसमें काम कर रहे हैं। उसको रोकने की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को है। लक्ष्मीबाई कॉलेज में बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ और मास डिस्प्लेसमेंट कहिए तो वहाँ तो जो चेयरमैन है वो आम आदमी पार्टी से जोड़ करके उनको देखा जाता है। फिर वहाँ क्या योजना रही, क्यों नहीं वो मतलब सफल? देखिए, ये तो मैं डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें कोई भी चेयरपर्सन हो, आम आदमी पार्टी के हो या बीजेपी का चेयरपर्सन हो या प्रिंसिपल बीजेपी का हो या कोई भी हो, ये डिस्प्लेसमेंट होना ही गलत है। ये इसमें उसमें जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये सब लोग पार्टी आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के, रियलिटी आप देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, पार्टी आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के ये एक बंद हो जाते हैं और डिस्प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे है कि इसको अपोज करने की जिम्मेवारी किसकी है, मैं तो ये पूछूंगी। और जिसको डिस्प्लेसमेंट को अपोज करना चाहिए वो क्यों आज के दिन में साइलेंट है, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगी। किसने रोका था कि लक्ष्मीबाई कॉलेज में या किसी भी कॉलेज में ABC कोई भी चेयरपर्सन हो? वैसे तो लक्ष्मीबाई कॉलेज के चेयरपर्सन को हटा दिया गया है, वो गवर्निंग बॉडी में होंगी भी नहीं। हाँ, लेकिन अब ये कहना है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज में चेयरपर्सन वो है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फलाना पार्टी की है और प्रिंसिपल, अरे और दूसरे लोगों को तो देखिए। और ये जग जाहिर है कि कौन कॉलेज में कौन प्रिंसिपल किस ग्रुप का है, किसका क्या है। लेकिन मेरा ये समझ है कि जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पार्टी आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के प्रिंसिपल और चेयरमैन की गठबंधी हो जाती है और वहाँ पे टीचर्स, कॉमन टीचर्स मारे जाते हैं। और इसको रोकने की पूरी जिम्मेवारी जो है वो डूटा के लीडरशिप पे जाती है। डूटा लीडरशिप जो है, क्या आपको लगता है कि जहाँ उनके सपोर्टिव प्रिंसिपल हैं वहाँ वो धरना प्रदर्शन नहीं करते, जहाँ नहीं है वहाँ जा कर के करते हैं? देखिए, वो कहाँ करते हैं क्या नहीं करते हैं, देखिए इसको पॉलिटिसाइज करने से मैं फिर कहूँगी कि कुछ चीज़ें जो हैं उसे टीचिंग कम्युनिटी और टीचर्स के इंटरेस्ट को हित में देख के देखना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के देखना चाहिए। तो यहाँ पे तो मुझे सरेआम ये दिखता है कि यहाँ मेरिट ऑफ द केस यही है कि हमारे टीचर और ये एडहॉक टीचर जो है उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, वो कहीं न्यूट्रल ही होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं और उनका परमानेंट होना उनका बेसिक ऑल काइंड्स ऑफ राइट्स है, नॉट ओनली बेसिक ह्यूमन, जो लीगल जो भी राइट कहिएगा उनका उसी जगह में 15 साल 20 साल एडहॉक एंड टेम्परेरी टीचर्स, और उसको हटा देना, इससे ज़्यादा इनह्यूमन काम कुछ नहीं हो सकता है। अब उनको प्रोटेक्ट करने का जिसको जिम्मेवारी है, और हमारी जो जिम्मेवारी है एज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, वो हम करते हैं। मैं पिछले भी इसी मीटिंग में जाके वेल में गई हूँ और करीबन 20 मिनट मैंने इस सारा का सारा चिट्ठा खोला है कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसको रोकिए। एक स्टैट्यूटरी बॉडी में हम के मेंबर बन के हम हमेशा बात करते हैं कि जो जहाँ पढ़ा रहा है वहाँ उसका होना चाहिए, और हमें एश्योरेंस भी मिला था। लेकिन हम रियलिटी में क्या देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब एक के बाद गाली, क्या कहते हैं, गाजर और मूली की तरह इन्हें मतलब उखाड़ा जा रहा है। और इसमें जो उनका प्रोटेक्टर है, जो हमारी जो बॉडी है, उसका क्या काम है यहाँ पे? ये तो रोकने की पूरी जिम्मेवारी, उस जिम्मेवारी में वो फेल हुए हैं। तो मतलब अब आपके पास क्या कार्य योजना है फिर, अगर आप PC में दोबारा से चुनी जाती हैं तो मतलब आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसके अनुकूल एब्जॉर्प्शन? देखिए, एब्जॉर्प्शन जो उसी दिशा में आज एक हिस्टोरिक दिन है, और आपने जिस लेटर का जिक्र किया है, हम बूंद बूंद आगे बढ़ेंगे। हम पहले इसको उसमें हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे और फिर आगे देखेंगे।
स्टैट्यूटरी बॉडी में हम जाके देखिए, एक चीज़ आप लोग सबको समझना चाहिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर लिमिटेशंस हैं, और वहाँ भी यदि सब शिक्षक प्रतिनिधि जो दो जाते हैं वो एकजुट होके इस पे बात करें, तब मामला तो क्लिंच हो सकता है। स्टैट्यूटरी बॉडी में भी एक यूनाइटेड वॉइस बनाई जा सकती है। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि डूटा के जीबीएम का फैसला जिस पे हुआ, एटलीस्ट उस पे भी लोग एकमत नहीं होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी में। कितने लोग वेल में जाते हैं ये सब विदित है, कितने लोग प्रेशराइज करते हैं, इसकी डिमांड मानते हैं। ये हम मानते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के ऑर्डिनेंस के थ्रू आप एब्जॉर्प्शन करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन फिर स्टैट्यूटरी बॉडी का जो भी लिमिटेशन, एटलीस्ट अब उस जो भी रोल हो सकता है वो तो वो करे, फैसिलिटेटर का ही रोल हो सकता है तो करे। दूसरी बात है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने देखा है कि टेम्प्रेरी टीचर्स का तो एब्जॉर्प्शन हुआ है, अभी हाल में भी हुआ है, बहुत सारी 2-3 कॉलेजेस में हुए टेम्प्रेरी टीचर्स बिना, क्योंकि वो तो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू आते हैं, ड्यू प्रोसेस से आते हैं, उनका तो बिना नया सिलेक्शन कमेटी फेस किए हुए उनका एब्जॉर्प्शन हुआ है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन हम इस जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है जिसके तहत हम भारी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, उसमें कितने टीचर्स हैं जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और उनको भी डिस्प्लेस किया गया है। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है? इसके लिए तो हम फिर से आवाज़ उठाएंगे इसी में, क्योंकि ये इसी के पर्व्यू के अंडर है। मैम, आप शिक्षकों से क्या अपील करेंगी? मैं शिक्षकों से सबसे पहले ये अपील करना चाहूँगी कि देखिए, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हमें, यदि हम यूनाइटेड रहे और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के टीचर्स के मुद्दों को सुलझाने में ही कमिटेड रहें, तो हम बहुत सारे टीचर्स हित में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इतना मेरा विश्वास है। तो टीचर्स एकता जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं इसमें, आपने जो कहा है, देखिए 2 चीज़ हमने देखा है इसी में जो जिस तरह से 2 साल से हुआ, दो ट्रेंड हम देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ट्रेंड है, और दूसरा जो है अभी जो रिसेंटली हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की ओर ट्रेंड है। ये दोनों जो है इसको हमें एक तरफ मतलब लिंक करके देखना चाहिए, क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड की तरफ जा रहा है, डीफंडिंग हो रहा है, और उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर जो इस सिस्टम को समझते हैं वो सिस्टम में रहें और अपनी आवाज़ बुलंद करें, जिससे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की तरह बतौर कायम रह सके। क्योंकि आप सबको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हीफा में 1000 करोड़ लोन भी ले लिया है। अब फ्रेंड्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी करके एक कंपनी भी बना रही है, पिछले इसी में रिपोर्टेड आइटम के तहत आ गया है। ये फ्रेंड्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है कि एनिमी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसका आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एक कोचिंग सेंटर खोलेगा CUET के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सबके लिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से पैसा कमाया जाएगा। भाई, इससे ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन और क्या हो सकता है? ये सब जो ट्रेंड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए। मैं तो कबीर ने जो कहा था, शायद कबीर ने ही कहा था कि उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना कि आपकी जितनी लंबी चादर हो। अब इतना हम पूरे के पूरे लोन की तरह के तहत दब के दिल्ली यूनिवर्सिटी को सोचेंगे कि चमका देंगे, तो हमें नहीं लगता है कि हम चमकाएंगे। रादर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक बहुत ही एक ट्रैप की ओर ले जा रहे हैं, डेड ट्रैप की ओर ले जा रहे हैं। और ये जो टीचर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, वो ये समझते हैं और वही आगे आएंगे और इसको बचा पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नए टीचर्स यहाँ आ रहे हैं उनको समझने में समय लगेगा, और तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का आकार बिल्कुल ही मतलब दुर्गति की ओर भी जा सकता है। उसको रोकने की ज़रूरत है, और ये संभव हो सकता है शिक्षक के यूनिटी से ही। शिक्षक एकता जिंदाबाद। वर्कलोड एक बड़ा मुद्दा है। NEP आने के बाद वर्कलोड आपको क्या लगता है कि घटेगा, बढ़ेगा, संतुलित रहेगा? मतलब जाहिर सी बात है कि वर्कलोड घट रहा है।
वर्कलोड घट ही रहा है। आप UGCF में देख लीजिए, वर्कलोड घट रहा है, आपके क्रेडिट पॉइंट कम हो रहे हैं, आपके ट्यूटोरियल साइज भी 30 क्लास साइज़ की तरह 30 हो रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स के आपके ट्यूटोरियल साइज़ हो रहे हैं। ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मूक और स्वयं का प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है, क्लस्टर कॉलेजेस हो रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, इसमें तो पूरा का पूरा वर्कलोड जा रहा है। मतलब इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि वर्कलोड घट रहा है। जी मैम, और बैलेट नंबर बता दें। मेरा बैलेट नंबर 2 है। यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथियों को, हमारे शिक्षक साथियों को जो मैंने कहा उस थोड़ी भी कन्विक्शन उससे कन्विंस हुए हैं, तो मैं अपील करूंगी कि मैं 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर रही हूँ, अभी भी सिटिंग मेंबर हूँ। कुछ अपने अचीवमेंट में मैं मैटरनिटी लीव जो कहती हूँ, दूसरा मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स को बचाने में, दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम में रोक के रखने में मैंने काफ़ी कोशिश की है और काफ़ी मेहनत किया है और अहम भूमिका निभाई है। आज कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है। और दूसरी बात है कि ये इसका कॉलेज ऑफ आर्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिटेन करने का बहुत बड़ा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ऑटोनमस कॉलेज के दौर में, और ये की दौर चल चुका था से 2-3 साल पहले, जबकि ऑटोनमस जो ट्रस्ट कॉलेजेस हैं वो ऑटोनमस कॉलेजेस बन रहे थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग हो रहे थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यदि देखा जाए तो कॉलेज ऑफ आर्ट का दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम में बचा रहना एक बहुत ही बड़ा उसका सिग्निफिकेंस है। तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया। NEP में की कमेटी में जब मैं थी तो ऑनर्स कोर्स को ये हटा रहे थे 3 साल पे, लेकिन मैंने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी आर्ग्यू किया और उसको रिटेन किया। अब फिर से UGC जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, 3 साल में हम ऑनर्स कोर्स नहीं देंगे। देखते हैं, उसके लिए भी हम इस बार यदि इसी में जाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि वो तीसरा साल में भी ऑनर्स कोर्स रहे। उसके अलावा कुछ देखिए, डिमांड तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब मैंने डिमांड किया 3 साल के लिए EL के लिए, एक्स्ट्रा EL के लिए, तो उसी समय कमेटी बैठी और आज सभी परमानेंट टीचर को जो 36 एक्स्ट्रा EL है 3 साल के लिए। अब उस समय तो ये भी कहा गया था कि ये एडहॉक टीचर्स और टेम्परेरी टीचर्स को भी मिलेंगे, लेकिन अब उसके लिए हमें लड़ना है कि उनको भी EL दिया जाए एज़ पर रूल। और इनको, क्योंकि वो भी वेकेशन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ वो लोग पढ़ाए हैं। तो ये सब उसके अलावा भी जो भी इश्यूज़ हैं, प्रमोशंस पे विसंगतियाँ हों, एडहॉक टीचर्स का हो, या कॉलेज में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मेरिट जो मुझे लगा कि ये शिक्षक हित के लिए है, ये यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए अच्छा है, UGCF के अगेंस्ट में बोलना और UGCF को जिस तरह में जो कमियां हैं उसको उजागर करना, और भी बहुत सारे जितने भी एजेंडा आइटम में रहे हैं जो इश्यूज़ उठे हैं उस पर हमने अपना इनपुट दिया है। और मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस जो 9 फरवरी को 9 फरवरी को जो EC का चुनाव है उसमें मेरा बैलेट नंबर 2 है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए, हमारी आवाज़ को स्ट्रेंथन कीजिए, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस और डाइसेंट की बात भी होनी चाहिए EC में। इसलिए फिर से मैं अपील करती हूँ कि आप मुझे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दीजिए और आपकी सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और ये थी हमारे साथ बात कर रही थी EC उम्मीदवार ADTA की डॉक्टर सीमा दास जी, और हम उनसे बात कर रहे थे। और फिर अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे अगले उम्मीदवार से और फिर आपको मुलाकात करवाएंगे नए उम्मीदवार से, जो कि EC और AC के 9 फरवरी के होने वाले इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश करें।